नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबराज टीवी45 देख रहे हैं आप। टीवी45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर तरफ बस चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ही हो रही है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और सूचियां भी जारी हो रही है। आपको बताते चले, आज हम दो खास सूची पर बात करेंगे, एक तो बीजेपी और दूसरी जदयू। इस सूची में हम ये बात करेंगे कि किसको कितनी हिस्सेदारी मिली है, किसकी कितनी भागीदारी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है चुनाव से पहले की अगर बात की जाए तो लगातार सभी नेता जो है एक दूसरे के हमदर्द बने हुए थे, लेकिन जो सूची जारी हुई है ये सवाल का विषय बनता है, इस पर चर्चा तो बनती है। जी आपको बताते चले कि जो सूची बीजेपी और जदयू ने जारी की है, हम उसमें से ये चर्चा करेंगे कि दोनों ने महिलाओं को कितना हिस्सा दिया, कितनी हिस्सेदारी इस सूची में नजर आ रही है, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बात की जाती है, 33% आरक्षण की बात की जाती है, तो हम उस चीज पर चर्चा करेंगे कि आखिर वहां तक पहुंच पा रही हैं ये पार्टियां या फिर नहीं। वहीं पर बात अल्पसंख्यकों को लेकर के भी होती है और अभी पिछले कुछ दिनों से विवाद भी काफी गरमाया हुआ था। देखिए, सिर्फ बात करने से नहीं होता है, जगह भी देनी पड़ती है, उन्हें नेतृत्व भी देना पड़ता है, उनको उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी भी देनी पड़ती है। तो आज की चर्चा पूरी इसी पर रहेगी कि किस तरीके से बीजेपी और जदयू ने सूची जारी की है, क्या उनका फॉर्मूला रहा, किस तरीके से उन्होंने इन सीटों का जो है नामों का ऐलान किया है, इन सीटों पर क्या सोचा और किन चीजों को ध्यान में रखा, जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने बातें की, जो उन्होंने दम भरा, उसे वो कितना पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजों पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे जो जदयू ने पहली सूची जारी की उसमें महिलाओं के कितने नाम हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगातार महिलाओं के लिए जो है घोषणाएं की जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं कि हम आपको इस योजना का लाभ देंगे, हम आपको इतनी हिस्सेदारी देंगे, हम आपको इतनी भागीदारी देंगे, लेकिन नेतृत्व हम कितना दे रहे हैं, हम इस पर जिक्र करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको जदयू की वो सूची दिखाएंगे जहां पर 4 महिलाओं को शामिल किया गया। ग्राफिक्स के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिएगा जदयू के वो नाम। तो जदयू के नाम आपने कविता साहा देखा, इन्हें जदयू की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये महिला उम्मीदवार जो कि जदयू की सिपाही के तौर पर मैदान में उतरी हुई। दूसरे नाम की अगर जिक्र की जाए तो कोमल सिंह हमारे साथ है गायघाट से, इन्हें भी जदयू ने जो है अपना सिपाही बनाया, अपना उम्मीदवार बनाया है। और तीसरे नाम का जिक्र कर लेते हैं, हमारे पास तीसरा नाम है अश्वमेध देवी, जो कि समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, जदयू की उम्मीदवार हैं। ये नाम है जो जदयू ने पहली सूची में दाखिल किए हैं। वहीं पर अगर बात कर ली जाए तो रवीना कुशवाहा, और इनको भी जदयू ने टिकट दे दिया है। तो ये वो महिलाएं हैं जिन्हें उतारा है जदयू ने अपने तरफ से चुनावी मैदान में। तो आपने देखा, हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया कि किस तरीके से इन 4 महिलाओं को अपनी पहली सूची में जदयू ने जगह दी, और ये वो महिलाएं हैं जिन पर जदयू ने भरोसा जताया है, कमान सौंपी है, और अगर ये जीतती हैं तो ये नेतृत्व करेंगे। अब हम दूसरी पार्टी का जिक्र कर लेते हैं। गठबंधन में ये दोनों पार्टियां हैं, हिस्सेदारी में चल रही हैं, बराबरी में चल रही हैं। बीजेपी की देखिए, फिर हम चर्चा करें। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाना, तो वहीं पर रेणु देवी है, ये पहली सूची में इनके नाम है। रेणु देवी बीजेपी उम्मीदवार बेतिया से। दूसरे उम्मीदवार का भी हम आपसे जिक्र करेंगे और आपको बताते चलें कि रेणु देवी जो है ये बेतिया से है, बीजेपी की उम्मीदवार। वहीं पर परिहार से बात की जाए तो गायत्री देवी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये पहली सूची में इन महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल है। नरपतगंज में है देवंती यादव, बीजेपी की उम्मीदवार, बीजेपी के सिपाही, इन्हें बीजेपी ने कमान सौंपा है कि आइए चुनाव लड़िए और नेतृत्व कीजिए। किशनगंज से बीजेपी उम्मीदवार की अगर बात की जाए महिला उम्मीदवार की, तो स्वीटी सिंह है। हम महिला उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, पहली सूची वाली महिला उम्मीदवारों के नाम। वहीं पर निशा सिंह है और बीजेपी ने इन्हें भी अपना उम्मीदवार बनाया है, इन पर भरोसा जताया है, इनको जो है बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। कोढ़ा से अगर बात की जाए, बीजेपी उम्मीदवार है, महिला बीजेपी उम्मीदवार कविता देवी, ये भी इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं आगे लिए चलते हैं आपको, जहां पर है रमा निषाद, और आई से ये चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की तरफ से ये चेहरा है, महिला उम्मीदवार हैं। पहली सूची में जो महिलाओं के नाम शामिल हैं उनमें इनका भी नाम है। हम बात कर रहे हैं रमा निषाद की।
आगे आपको लिए चलते हैं। वारसलीगंज का जिक्र कर लिया जाए अगर, तो अरुणा देवी भी यहां से जो है उम्मीदवार बनाई गई हैं, बीजेपी की महिला उम्मीदवार। ये वो महिला उम्मीदवार है जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और पहली सूची में इनका नाम शामिल है। श्रेयसी सिंह जो कि पहले भी उम्मीदवार रह चुकी हैं जमुई से, इस बार भी बीजेपी ने उनको ही दिया है टिकट, उन पर ही भरोसा जताया है। एक बार फिर से इनको चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो ये वो महिलाएं हैं जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। पहली सूची का हम जिक्र कर रहे हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं ये पहली सूची में ये नाम शामिल है। तो ये बीजेपी की पहली सूची, जदयू की पहली सूची, और इस पहली सूची में किन किन महिलाओं के और कितनी महिलाओं के नाम शामिल थे, हम उस बात का जिक्र आपके साथ कर रहे थे। हालांकि अभी दूसरी सूची भी जारी हुई है बीजेपी की, उसको हम अभी साइड रख देते हैं। हम पहली सूची का जिक्र करेंगे, वो हम आपको अपडेट करेंगे बाद में। पहली सूची पर जिक्र करेंगे, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, रजत जी। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। रजत जी, सबसे पहले हम आपके तरफ रुख करना चाहेंगे। हम दो पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, उनकी पहली सूची का जिक्र कर रहे हैं, उनकी पहली सूची में महिलाओं के नाम जो शामिल है उसका जिक्र कर रहे हैं। और नाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन कौन से चेहरे हैं, हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कितने महिलाओं को जगह मिला, यानी कितनी फीसदी महिलाओं को जो है शामिल किया जा रहा है, क्या इनका मोटिव है, किस तरीके से ये फॉर्मूला तय किया गया है, और जो दम भरा जाता है कि हम इतनी हिस्सेदारी देंगे, हम इनको इतना नेतृत्व देंगे, हम इनको कमान सौंपेंगे, उस पर पूरा जिक्र होगा। बात बीजेपी और जदयू की जा रही है। पहली सूची की बात कर ली जाए तो जदयू ने 4 और बीजेपी ने 9 महिलाओं को अपनी पहली सूची में जगह दी है। इस आंकड़े पर क्या कहेंगे, क्योंकि 33% आरक्षण की बात की जाती है। लगातार अगर देखा जाए, पिछले चुनावों में देखा जाए और अगर महिलाओं के नेतृत्व को देखा जाए, महिलाओं को अगर चुनावी मैदान में उतारने पर देखा जाए तो महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है बहुत पहले, लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए जिस तरीके से उनके भागीदारी को, उनकी हिस्सेदारी को, उनको नेतृत्व जो है उनसे छीना जा रहा है, तो ऐसे में फीसदी भी घटती हुई आ रही। तो क्या ऐसे में 33% तक पहुंच पाएंगे? इस लिस्ट को देखकर क्या लग रहा है, पहली सूची को देखकर क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं। और मैं जो आपने सही कहा है कि ये लोग जो 35% आरक्षण का और महिलाओं के लिए 35% का हिस्सेदारी की बात करते हैं, अभी तो पहली लिस्ट के हिसाब से वो कहीं से संभव होता दिख नहीं रहा है। अगर दूसरी लिस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग महिलाओं को देंगे तो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जो कि संभव नहीं लगता है। तो ये क्या है कि ये तो केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पब्लिक से पार्टियों को जो है कि वोट लेने के लिए 35% महिलाओं की हिस्सेदारी कहेंगे कि हम नौकरी में देंगे, यहाँ देंगे, वहां देंगे। अरे जहां आपको देना है वहां तो आप दे नहीं रहे, जहाँ पे वो जाके आवाज उठाएं, जहाँ पे वो जाके बिहार का नेतृत्व करें। तो इसलिए ये केवल जितने भी राजनीतिक दल हैं या जिन राजनीतिक दलों की आप बात कर रही हैं, वो सिर्फ उनका मोटो है कि पब्लिक से वोट हमको कैसे निकाल लेना है अपना, कि हम जैसे बिजली मुक्त कर दिए, तो वृद्धा पेंशन, तो ये पेंशन, तो ये सब क्या है, चुनावी रबड़ियां हैं। 35% आरक्षण जो आपने कहा कि हम बिहार में करेंगे, तो नीतीश जी तो 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही, लेकिन जब उनको लगा कि अभी हमारी सरकार जाने वाली है या नहीं बन सकती है, तो इन्होंने 35% आरक्षण जो है 1-2 महीने पहले से कंपलसरी किया है। जो कि पहले कहते थे, लेकिन वो 35% आरक्षण सब जगहों के लिए था, लेकिन अब जो 35% आरक्षण है वो इनका कहना कि बिहार के महिलाओं को ही 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये तो चुनावी रबड़िया है, जहां आपको देना है। जो कि आपने बात सही कहा कि अभी जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसके हिसाब से तो कहीं से ये लगता नहीं है कि ये सब 35% ही लोग टच कर पाएंगे, लेकिन ये है कि अब इनका कहना है और वो मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। इसमें सिर्फ एक प्रशांत किशोर जी की पार्टी है जो कि मुझे लगता है कि वो टच कर जाएंगे, क्योंकि उनका पहले से ही मोटू था कि हम जो जिसकी हिस्सेदारी जितनी है उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो अब वो आगे उनका भी क्या होगा कहना मुश्किल है, उनका भविष्य क्या है नहीं, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी के समय में ये दोनों पार्टियां पब्लिक को एक तरह से कह सकती हैं कि अंधकार में रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब आगे का जो लिस्ट आएगा उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे
ये लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन होना संभव नहीं है 35%। बिल्कुल। ये तो देखिए तय है। आगे जो लिस्ट आएगा उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन 71 और 57 तो आ चुका है, वो तो उस जी। लिस्ट को तो हमने देख लिया है। और ये आगे कितना ही करेंगे और जितना करेंगे हम्म। क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा, ये भी बहुत सवाल तो है और चिंता की भी बात है, क्योंकि जो दावे वादे किए गए कहीं ना कहीं यहीं पर फेलियर नजर आ रहा है। राजीव, आपका रुख कर लेंगे। राजीव, सूची जारी हो गई है, लगातार आप ग्राउंड पर बने हुए हैं, लगातार चर्चाएं हो रही है कि हाँ इसको 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 इतना मिला है। जातीय समीकरण को जो है पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है, लेकिन महिलाएं कहाँ हैं राजीव? देखिए, अगर सब आप बात करें अभी तक की जो लिस्ट जारी हुई है, पहले बीजेपी, उसके बाद जेडीयू, बीजेपी ने दोबारा लिस्ट जारी कर दी, मतलब दूसरी लिस्ट जारी करती है जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम है। ये आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं, मतलब ये दर्शकों को बता दें कि दूसरी लिस्ट भी जारी हो ठीक गई है, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। तो महिलाओं को उसमें एक तरीके से उसमें जगह मिले, 2 महिलाएं, मतलब 9, 2, 11 11 जो है हुए, 11 आपको मौके बीजेपी की तरफ से मिले हैं और 4 मात्र जेडीयू के महिलाओं को जगह मिला जी। संख्यक एक भी नहीं है, जेडीयू अल्पसंख्यक की बात करती है, उसमें अल्पसंख्यक एक भी सीट नहीं मिला। पूरी सीट अभी पहली लिस्ट जेडीयू में, बीजेपी तो इसमें अल्पसंख्यक है ही नहीं, जो दोनों लिस्ट में नहीं, तो अल्पसंख्यक एक भी सीट नहीं। और महिला की अगर गिनती जेडीयू जो बात नीतीश कुमार जिस तरीके से, और वो जो सरकार 20 सालों से महिलाओं को लेकर जिस देखिए दूसरी सूची की आप जो बात कर रहे हैं, पहले हम दर्शकों को वो सूची भी दिखाना चाहेंगे, उसकी जानकारियां भी देना चाहेंगे। तो बीजेपी ने उम्मीदवार की दूसरी सूची जारी कर दी है। जी आपको बताते चले, पटना से बड़ी खबर, बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवार शामिल है। आपको बताते चले कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। 71 के बाद 12 वाली लिस्ट सामने आई है। गोपालगंज से सुभाष सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, वहीं पर बाहर से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को टिकट दिया गया है। बताते चले बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों के नाम फिर से घोषित किए हैं और बक्सर से आनंद मिश्रा है, गायघाट से भी उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए हैं, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, छपरा से छोटी कुमारी को टिकट दिया है बीजेपी ने। और अब जो है रोसड़ा की बात कर ली जाए तो वीरेंद्र कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, बीजेपी के अब तक 83 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 83 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, नाम जो है ऐलान कर दिए जा चुके हैं। पहले 71 और उसके बाद 12, यानी कि पहली सूची 71 वाली थी, दूसरी सूची का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। उनमें से कुछ उम्मीदवारों के नाम आपके डालसन स्क्रीन पर देखिएगा, जहां पर हम आपको बताते चले लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया है। गोपालगंज से सुभाष सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। आगे भी आपको लिए चलते हैं और आपको बताएंगे कौन कहां से है। तो बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं और शाहपुर से राकेश ओझा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बक्सर से आनंद मिश्रा है, गायघाट से रामचंद्र पासवान बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, उन्हें पार्टी से टिकट दिया है। रोसड़ा का जिक्र कर लेते हैं, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार है और इसी तरीके से बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों के नाम जो है घोषित किए हैं। फिर से दूसरी सूची है, 83 उम्मीदवार अब तक जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। जी राजीव, अब आपका रुख कर लेते हैं। पहले 71 और उसके बाद 12, टोटल 83 हो गए और 83 में से हम अब सिर्फ महिलाओं का जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास बीजेपी की पहली सूची में 9 महिलाएं थी, दूसरी सूची में आप बता रहे हैं 2 महिलाएं हैं, बताइएगा। बता दें आपको, जो आपने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का नाम लिया, उनका नाम टिकट कट गया है। अच्छा। बाढ़ से उनको सियाराम सिंह को मिला है, डॉक्टर सियाराम सिंह को। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू एक समय पे जेडीयू में हुआ करते थे और वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता माने जाते थे, लेकिन कुछ खटपट होने के बाद वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी से वो टिकट चाह रहे, उनको लड़ाया गया वो चुनाव, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और डॉक्टर सियाराम सिंह का उनका टिकट, मतलब जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बेहद एक तरीके से कद्दावर नेता है बाहर के, उनका टिकट कट गया है। मतलब इसमें एक बड़ा अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें टिकट कट गया। और बक्सर से आपको बना दे, आनंद मिश्रा, आपको याद होगा कि जनसुराज के वो गए थे, बाकायदा जब उनको बीजेपी जब पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था
2024 में इनको ये असम के आईपीएस हैं और वहां से वो आए थे, बीजेपी में शामिल होने नहीं हो पाए थे, तो वो प्रशांत किशोर के साथ यात्रा में शामिल हुए थे, यात्रा भी कर रहे थे, लेकिन वहां से वो इस्तीफा देकर के वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनको उम्मीदवार, अच्छा, जो 2 महिला उम्मीदवार है अगर उनका जिक्र किया जाए राजीव, तो उम्मीदवारों की आप बात करें तो अलीनगर से पहले ही से बीजेपी ने मन बनाया था, क्योंकि जो बीजेपी प्रभारी है जो विनोद चावड़े, वो मैथिली ठाकुर से मुलाकात करते थे, तब भी से ये लग रहा था कि वो चुनाव लड़ने के लिए उनको मनाया जाएगा, लेकिन वो बेनीपट्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन उनको वहां से नहीं मिला और इनको अलीनगर से टिकट मिला है। मैथिली ठाकुर गायिका है और अच्छी गाती हैं और एक युवा है, तो उनको एक तरीके से टिकट मिला है। तो उस मिथिलांचल के इलाके में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चाहती है कि मैथिली ठाकुर जो है अगर चुनाव लड़ रही है, उनको टिकट दिया गया है, तो मतलब ये है कि बीजेपी अपनी सीट जो है, सीट से ज्यादा जो वोट जो है वो बढ़ाने की कोशिश जो है एक तरीके से उस इलाके में मैथिली ठाकुर लेकर बिहार में जिस तरीके से गाती है, अच्छा गाना गाती है, अच्छा गायिका है, उनकी भी बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा होगा। दूसरी अगर बात करें छपरा से छोटू कुमारी, और इसमें नाम है छोटू कुमारी है, इनका नाम है, छपरा से उनको टिकट दिया गया। तो 2 महिलाओं के नाम है इसमें, वो पहले लिस्ट में और इस लिस्ट में, ये 11 जो है इसमें हुए हैं। आपको 11 अगर होते हैं, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को भागीदारी जो है 11 की है बीजेपी में। बता दें कि मैथिली ठाकुर एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा है गायिका में, इनको मौका दिया गया है नगर से, इससे बीजेपी को खासकर फायदा होगा उन इलाकों में जिस इलाके से मैथिली ठाकुर आती है। सभा जी अच्छा, हम हमारे मेहमान की तरफ रुख करेंगे। देखिएगा कि 83 हो चुके हैं, 11 हैं बीजेपी की तरफ से, 83 में से 11 हैं और जदयू की तरफ से 71 में से 4 हैं। आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से बस सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और जो बातें किए गए, जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, वहां पर कहीं भी ये दोनों पार्टियां पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि गठबंधन है इनकी, ये लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से सिर्फ लोक लुभावन योजनाएं ही ला रहे हैं कि आप ये लीजिए और हमें वोट दीजिए, नेतृत्व हम आपको देने वाले है नहीं, ये देख के तो यही लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये केवल चुनावी लॉलीपॉप था, जो कि अभी चुनाव आया, इनको भय हुआ कि हम हार जाएंगे, एंटी इनकम्पेंसी भी है, 20 सालों से राज कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोगों ने जितना भी हो सका, जितनी योजनाएं ये लोग के मन में आई, जितनी बातें मन में आई, सब इन्होंने डाल दिया। होगा नहीं होगा आगे की बात है। आप समझिए कि ये जो अभी 10-10 हजार रुपया सबके अकाउंट में डाला गया सारी महिलाओं के, क्या इसके पहले ये महिलाएं नहीं थी बिहार में? आपको अभी ही क्यों याद आया कि इनको हम 10 हजार डाल दें जिससे कि ये हमको वोट दे दें? तो ये महिलाएं तो पहले से बिहार में है, सबको पता है कि सफर कर रही हैं। आज आप 10 हजार दे करके 2 लाख का दिमाग में डाल दिए कि 2 लाख और देंगे, तो ये तो देखिए क्या है कि अब आप जिस तरीके से 101 सीटें बीजेपी को है, 101 सीटें जदयू को है, नियम से तो इन लोग को 35-35, 36-36 उम्मीदवार देने चाहिए महिला के, एकदम दोनों को मिला के 70 होना चाहिए, लेकिन ये 20 पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी दोनों को मिला करके। ये आप समझिए कि जो स्थिति है, तो अब इसमें ये कहेंगे कि हमको जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिला, जबकि ये बात सच नहीं है। आप कुम्हरार से किसी महिला को दे दीजिए, वो जीत जाएंगी। बीजेपी की कई ऐसी सीटें हैं कि जहां वो किसी को खड़ा कर दें तो वो निकल जाएंगे। आप समझिए कि जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, इस 7 सीट पे नीतीश जी जिसको टिकट देंगे वो निकल जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये संकल्प करके करना है। तो ये संकल्प आपके मन में नहीं है, आपको ये है कि बस हमको महिलाओं का सारा वोट उठा के ले लेना है। अब उसको आप डरा के लीजिए, धमका के लीजिए, लॉलीपॉप से लीजिए, तो वही चीज ये सारी पार्टियां कर रही हैं, दोनों पार्टियां, और यही सारी पार्टियां करेंगी। आप देखिएगा अभी आने वाले समय में उस पर भी चर्चा करेंगे। जी, अगर 2010 की बात की जाए तो 6% महिलाएं थी चुनावी मैदान में,
अभी तो 33% बहुत दूर है, हम 2010 से शुरू कर लेते हैं। 2015 की अगर बात कर ली जाए तो 8% महिलाएं थी चुनावी मैदान में। 2020 की अगर बात कर ली जाए तो 9% थी महिलाएं चुनावी मैदान में, और इन्होंने दावा कर दिया है एकदम बड़ा वाला कि हम इतनी फीसदी महिलाओं को दे देंगे। और उसके बाद भी जो अगर देखा जाए तो महिला जो है विधानसभा चुनाव में पहुंच रही हैं, इसके आंकड़े बहुत कम है। तो ये किस तरीके से हिस्सेदारी दे रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ अगर जिक्र किया जाए तो बात हम मुसलमानों की करेंगे। बीजेपी तो खैर छोड़ दीजिए, वो तो देती नहीं है, लेकिन जदयू जिसने पिछली बार 3 मुसलमानों को टिकट दिया था, इस बार पहली सूची में एक भी मुस्लिम नहीं है। क्या ये चिंता का विषय है? आखिर क्यों जदयू बीजेपी की राह पर चल पड़ी है? ये देखिए क्या है कि नीतीश जी, सबको पता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसके चलते बहुत से फैसले अभी जेडीयू में जो है पूरा कब्जा बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी माइंडेड लोगों का कब्जा है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो आप समझिए, यही नीतीश जी थे, 2010 की लिस्ट उठा के आप देख लीजिए कितने मुसलमान थे और मुस्लिम इनको वोट देते थे। लेकिन जब से 2014 के बाद से इन्होंने पलटी मारी, 2015 में ये लालू जी के साथ गए, वहां पे इन्होंने बहुत मुसलमानों को टिकट दिया, जीते भी, मुस्लिमों का वोट भी पाया, चूंकि आरजेडी के साथ गठबंधन में थे। लेकिन जब ये नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए और जो एनआरसी और ये सारे मुद्दे पे जब इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, तो फिर वहां से मुस्लिम इनके पीछे बैक हो गए। तो अब इनको भी लगता है, ये मन में डाल दिया गया है कि आपको मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुस्लिम उम्मीदवारों को मत दीजिए। तो बहुत सी चीजें तो आप देख ही रही हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं कि टिकट का बंटवारा हुआ, जो कि चिराग जी को टिकट चली गई, इनके जीते हुए टिकट चले गए चिराग जी को। सीटिंग जो विधायक थे वो सारी सीटें इन्होंने चिराग पासवान को दे दी। जब नीतीश जी को जानकारी हुआ तो ये तो बिना पूछे किसी से सिंबल बांटना शुरू कर दिया तुरंत। रत्नेश सदा जी को आपने देख लीजिए, और आप नालंदा की सारी सीटों को देख लीजिए। तो इस हिसाब से देखिए, नीतीश जी बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि उनका इंटरफेरेंस है। नहीं तो अगर उनकी चलती या उनके हिसाब से होता तो निश्चित है कि 15-20 मुस्लिमों को टिकट मिलता ही मिलता। आप देख लीजिए, नीतीश जी हमेशा अपने घर पे इफ्तार पार्टी करते थे। फुलवारी शरीफ में जो कुछ लोग थे उनके यहाँ वो सेवई खाने जाते थे और हर इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होते थे। लेकिन आप देखिए, समय की स्थिति ऐसी हो गई कि अब उनसे मिलना लोगों को मुश्किल हो गया है। और आम आदमी तो छोड़ दीजिए, विधायक मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि उनके एक सिटिंग एमएलए जो गोपाल मंडल है, वो धरना पे बैठ गए थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये सारी स्थिति है। इसलिए अभी नीतीश जी के विषय में जो है कि वो लोग ये समझ गए हैं कि हम लोग को वोट नहीं मिलेगा, इसलिए हम टिकटें नहीं देंगे। और दूसरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात आपने ये भी कही कि उनका मानसिक संतुलन अभी फिलहाल ठीक नहीं है, तो फैसले जो है बीजेपी की तरफ से ही लिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों की सूची भले इधर से है, इसलिए बीजेपी जैसी जो है चीजें इधर भी देखने को मिल रही कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार है नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टी इनकी है, नेतृत्व इनका है और फैसले कोई और ले रहा है। देखिए, संजय झा जी और ललन सिंह जी, अब विजय कुमार चौधरी जी, ये सारे लोगों ने मिल करके सारी चीजें की। और आप ये बताइए, इसमें कोई ऐसा है जो बीजेपी माइंडेड न हो? विजय कुमार चौधरी जी तो मान लीजिए कि पूर्व कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन अब एक है ना कि अगर हम हवा के विपरीत जाएंगे तो हम फेंका जाएंगे, इसलिए वो भी हवा के साथ चल रहे हैं। और बीजेपी वालों ने जदयू को बोल दिया कि भैया देखो, आप मुस्लिम को टिकट दोगे, वहां हमको मुस्लिम का टिकट वोट नहीं मिलेगा, और उसके चलते हमको हिंदू का भी वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग भी हिंदू को ही दीजिए। अच्छा। और आप कह सकती हैं कि बहुत से सीटों पे बीजेपी ने जिसको कहा उसको ही उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। ये आप इस इलेक्शन में आप देखिएगा। अच्छा, राजीव देखिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि क्या जो है अंदर खाने में चीजें चल रही हैं, अब बताइए, एक तरफ तो जदयू की तरफ से ये बयान भी दिए जा चुके हैं कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी जो है मुसलमान नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते। दूसरी बार ये भी कहा गया कि मुसलमान वोट भी नहीं करते हैं नीतीश कुमार को, इसलिए अब हम उनका कोई काम भी नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी। लेकिन क्या ये जो बीजेपी और जदयू एक साथ चल रही है, गठबंधन में है, गठबंधन की सरकार बननी है, ये लोग चुनाव साथ लड़ रहे हैं, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहे हैं, तो क्या सरकार बना पाएंगे बहुमत से?
देखिए, एक बात आपको शबा बता दे कि एमवाई जो समीकरण है, जो एमवाई एक तरीके से जो बात करते हैं, वो सबको पता है कि वो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को ये ज्यादा से ज्यादा वोट करते हैं। तो जो एम है वो 17% जातीय जनगणना जिस तरीके से कराई गई, उसमें 17% जो भागीदारी है वो अल्पसंख्यकों की है जरूर। लेकिन एक बात जरूर बता दें कि जब से ये गठबंधन जो बीजेपी का साथ जो जदयू की है, तो इस सबको पता है कि अल्पसंख्यक जो वोट है वो जेडीयू को भी नहीं करेगी बीजेपी के साथ रहते हुए। ये खामियाजा हमेशा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा, ये पता है जेडीयू को। हाँ, एक बात जरूर है कि वक्फ बिल को लेकर जब एक तरीके से विपक्ष ने सरकार को जब घेरने की कोशिश की, तो उनके मंत्रियों और चाहे विजय चौधरी हो या बड़े लोग कहते हैं, देखिए उस पर जो है वो सरकार, केंद्र सरकार विचार कर रही है। जो भी फैसले होंगे, जो भी होगा, उसमें जेडीयू जो है हर एक फैसले पर नजर बनाए। लेकिन समर्थन कभी भी जिस तरीके से विरोध हो रहे थे, इस विरोध में शामिल नहीं होती है। विपक्ष बार बार आरोप लगाती है कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कर रहे हैं, ये आपको चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि जेडीयू जो है, तो ये कहा जाता है कि सेक्युलर पार्टी कहती है कि हम सब धर्म को, नीतीश कुमार कई बार कई जगहों पे, चाहे वो स्टार पार्टी हो या वक्त, चाहे दरगाह पे जाना हो, चादर चढ़ाना, सभी तरीके से वो हमेशा इसमें सक्रिय रहे हैं। चाहे अल्पसंख्यक मंत्री उनके कहाला फोटो में हैं, उनके मंत्री बने हुए हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो बाकायदा अल्पसंख्यकों के लिए मदरसा हो या चाहे शिक्षक बहाली हो, मदरसा के लिए शिक्षक बहाली हो, कीर्तन देना हो, इस तरीके की चीजें बार बार ये कहा जाता है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम किया है 20 सालों में, कभी किसी पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन अगर टिकट बंटवारे में एक अल्पसंख्यक को जो सीट नहीं मिलता है, ये कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ पता चलता है, बीजेपी के साथ होने पर ये पता है जेडीयू को कि अगर हम अल्पसंख्यकों को देते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे। ये साफ भी पता है उसमें अल्पसंख्यकों को नहीं मिलना बहुत जनक नहीं है। लेकिन जरूर सवाल खड़ा होता है जिस तरीके की बात, तो हमेशा वो लेके सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं कि सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, किसी को हिंदू मुस्लिम किसी के एक नहीं रहते। इसलिए लेकिन अगर इस तरीके से बंटवारे में हुई है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। अच्छा रजत जी, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। देखिए, हम दोनों पे बात कर लेते हैं, एक तो महिलाओं पे भी बात कर लेते हैं, दूसरी मुस्लिमों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों पर ना बहुत अच्छी खासी राजनीति होती है, लोक लुभावन योजनाएं लाए जाते हैं। इसमें से एक युवा भी है, लेकिन युवा को अभी साइड कर देते हैं, मुसलमान और महिला की बात कर लेते हैं। राजीव जी हमें पूरा बता रहे थे कि जो महिलाएं आई हैं वो कहाँ कहाँ से आई है, क्या क्या उनके प्रभाव पड़ सकते हैं। मुस्लिमों का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो है ये फैसले लिए जा रहे हैं, आपने भी बताया। तो अगर दोनों को मिलाकर के बात की जाए, एक तरफ महिला, दूसरी तरफ मुस्लिम, नतीजा लगभग हमारे सामने ही है कि ये लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे इन दोनों को लेकर के। हम बात एनडीए गठबंधन की कर रहे हैं, तो इनके ये फैसले इंडिया गठबंधन को कितना प्लस पॉइंट दे जाएंगे? देखिए, एक तो आप समझिए कि बीजेपी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि हमको मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो इनको टिकट नहीं देते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले चुनावों में तो वोट मिले ही है, तो क्या नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ चले जाना ही यही एक रीजन हो सकता है? हाँ जी जी जी, यही सबसे बड़ा रीजन है कि नीतीश जी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सम्मिलित हुए, नीतीश जी जो नरेंद्र मोदी के सरकार के पहले जो बीजेपी में थे, तब इनको मुस्लिम लाइक करते थे, चूंकि ये हर जगह अपने हिसाब से चलते थे, अपनी बातों को ये मनवा लेते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी के साथ ही आए हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार में किसी की नहीं चलती है, वो जो कहेंगे वही आपको करना है, दिस दैट करिएगा तो जाइए। तो और आप देख लीजिए 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, 2024 का चुनाव देख लीजिए लोकसभा का, ये लोग किसी मुस्लिम के ऊपर बहुत इन लोग को फेथ नहीं था और बिना मुस्लिम के ये लोग सरकार बनाए। अब आते हैं महिला पे। देखिए, महिलाओं के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी ने जो शराबबंदी किया, इसका बहुत महिलाओं के ऊपर प्रभाव है। घर में शांति है, अगर पति पी भी रहा है ना, तो पी के शांति से सो जा रहा है, नाटक नहीं कर रहा है। और यही जब तक शराबबंदी नहीं हुआ था, तो घर का पैसा खुलेआम पीता था,
और सड़क पे लौटा के दम भर मारता था अपनी पत्नी को। लेकिन जहरीली शराब से अपना मौतें भी तो सब हो कुछ रही रहता हैं। हो रही है, लेकिन जो मैं आपसे क्या बोला कि खुलेआम पी के घूमने वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा। खुलेआम पी के गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% कंट्रोल है। शराबों तो होम डिलीवरी हो रही है, आप अभी बोलेंगे तो आपके घर आ जाएगा, हमारे घर आ जाएगा, Obviously। वो सारी सिस्टम है। लेकिन अगर मैं पी भी लूंगा ना, तो मैं जितना होश में रहता हूँ उससे ज्यादा कंट्रोल में मैं पीने के बाद रहूंगा, अच्छा। कि कोई मुझसे बेवकूफी न हो जाए कि मैं पुलिस में चला जाऊं, थाने में चला जाऊं। तो इससे क्या है कि महिलाएं इनको लाइक करती हैं। अच्छा, कुछ जो ये बीजेपी वाले आप देखती हैं, कहती हैं कि 2014 के पहले 5 बजे के पहले नहीं निकल पाते थे, मतलब 2005 के पहले का स्थिति का जो विवरण करते हैं, तो ये बात तो सही ही थी कि उस समय वो शाम के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी। तो अब ये लोग उसको याद करा के और फिर आप देख रहे हैं जो 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए गए हैं और 2 लाख और देने की बात कह दी गई है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि इनको महिलाओं के वोट मिलेंगे। अच्छा, मतलब योजनाएं इतनी प्रभावशाली साबित होंगी कि आप हमें नेतृत्व मत दीजिए, लेकिन जो योजना आप हमें दे रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत जी आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी शुक्रिया। देखिए, ये दोनों हमारे साथ जुड़े, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है महिलाओं को लोक लुभावन योजनाएं दी जा रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि कितनी योजनाओं की झड़ी लग गई, योजनाओं के बौछार कर दिए गए, ये योजना भी आपके, ये योजना भी आपके, ये योजना भी आपके, सब आपके। और लेकिन जब बात नेतृत्व की आई, जब सूची हमने देखी, बीजेपी की 2 सूची, जदयू की 1 सूची और महिलाओं के नाम देख लीजिए आप, उधर से 4 और इधर से कुल मिलाकर के 11। मुस्लिम जो कि बीजेपी देती नहीं है, जदयू पिछली बार उसने 3 दिया था, इस बार 1 भी नहीं है पहली सूची में। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये लोग महिलाओं और मुस्लिमों को कितना फायदा पहुंचाएंगे चुनाव में या चुनाव के बाद। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई और ये चुनाव काफी दिलचस्प भी होने वाला। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इनके हिस्से में इनका वोट कितना जाता है।